भारत में बहुत से बड़े बड़े और खतरनाक डाकू क्रिमिनल्स रहे हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने अकेले दम पर पूरे दक्षिण भारत को दहशत में डाल रखा था। एक ऐसा आदमी जो 184 से भी ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या में शामिल था, जो हाथी के दांत से लेकर चंदन की लकड़ी की तस्करी का सरगना था और जितने भी गलत काम हो सकते हैं उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ किए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीरप्पन के बारे में, जिसे कुछ लोग रॉबिन हुड तो वहीं कुछ लोग डीमन और एक राक्षस भी कहते हैं। अपनी बड़ी बड़ी मूंछों के लिए जाना जाने वाला स्मगलर और डाकू इंडियन पुलिस का सबसे बड़ा सरदर्द और दुश्मन था और इतना चालाक था कि सरकार द्वारा 220 करोड़ रुपए खर्च करे जाने के बाद भी इसे जिंदा न पकड़ा जा सका। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कहानी को। Veerappan and his gang members have killed 119 persons so far. Despite a decade-long effort by 2 states to nab this dreaded criminal, he has run away scot-free every time. However, Veerappan is also said to have helped villagers, which earned him a Robin Hood image. Is a matter of concern for the whole country. The kidnap drama of Kannada matinee idol Dr. Rajkumar by sandalwood smuggler Veerappan finally came to an end. We are going hammer and tongs to get at the forest brigand Veerappan. वीरप्पन का असली नाम था कूजे मुनिस्वामी वीरप्पन। 1952 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में जन्मा वीरप्पन छोटी उम्र से ही अपने गांव के आसपास के जंगलों से वाकिफ था। उसका परिवार एक आम ग्रामीण फैमिली थी जो खेती और जंगल से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन उसकी सारी फैमिली बिल्कुल साफ सुथरी नहीं थी। वीरप्पन के चाचा अपने छोटे लेवल पर चंदन की लकड़ी की तस्करी करते थे और उसी के थ्रू वीरप्पन को पहली बार इस क्रिमिनल वर्ल्ड के बारे में पता चला। लेकिन जब छोटी उम्र में वीरप्पन ने देखा कि जंगलों में कितनी अवैध और इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे चंदन लकड़ी की तस्करी और हाथी दांत का शिकार, तो उसने जल्दी ही डिसाइड कर लिया कि वो भी इसी लाइन में जाएगा। अपने परिवार की तरह वो खेती नहीं करेगा। 14 साल की उम्र में वीरप्पन बंदूक चलाना सीख चुका था और 15 साल की उम्र तक वो हाथियों का शिकार भी करने लगा था और वो शुरुआत से ही बहुत ही चालाक और समझदार था, जिसने जल्द ही अपने लीडर को छोड़ के अपनी खुद की एक गैंग बना ली, जो जंगल में छिप कर हाथी दांत की तस्करी में शामिल था। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने एक फॉरेस्ट गार्ड को मार दिया और तब से ही गोपीनाथम और उसके आसपास के गांवों में उसका एक डर फैल गया था। लेकिन आने वाले टाइम में जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। वीरप्पन की छोटी सी गैंग जल्द ही बड़ी होकर एक पूरा गिरोह बन गई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे और जल्दी ही वो पूरे जंगल में उनके गैर कानूनी धंधे चालू हो गए थे। उसका प्राइमरी फोकस, उसका मेन फोकस होता था चंदन और हाथी दांत की तस्करी, और क्योंकि वो जंगलों का हर कोने से वाकिफ था तो इसलिए पुलिस के लिए उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। एक जंगल को अपने घर जैसा समझने वाला वीरप्पन सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बन गया था, जो बार बार उन्हें परेशान कर रहा था। वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बॉर्डर के जंगलों में अपना खुद का राज चला रहा था। एक समय आया जब सैंडलवुड और आइवरी की स्मगलिंग से वो इतना पावरफुल हो चुका था कि जंगल में उसके एरिया में पुलिस जाने से भी डरती थी। वो इतना ज्यादा निर्मम था कि पुलिस वालों को मारकर उनके सर से फुटबॉल खेला करता था। 1990s के बाद, 90 के दशक के बाद वीरप्पन सिर्फ एक लोकल क्रिमिनल नहीं बल्कि एक स्टेट क्रिमिनल बन चुका था, जिसे देश के बहुत सारे लोग जानते थे। वो एक नेशनल न्यूज बन चुका था, जिसे पकड़ने की कोशिश में सरकार ने बहुत सारी स्पेशल टास्क फोर्सेस बनाई थी। लेकिन वीरप्पन का टेरर सिर्फ स्मगलिंग तक ही सीमित नहीं था। जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती गई वैसे वैसे उसका लालच और खौफ भी बढ़ता गया। उसने पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को अपने रडार में लेना शुरू कर दिया। उसने किडनैपिंग का गेम प्लान भी अपना लिया। उसका मानना था कि किडनैपिंग और स्मगलिंग के चलते वो देश में पॉलिटिक्स में शामिल होकर अपनी कोई भी डिमांड मनवा सकता है। लेट 90s तक हाथी दांत की तस्करी लगभग बंद हो चुकी थी, क्योंकि सरकार ने हाथी दांत की बिक्री पर बंदी लगा दी थी 1972 के बाद। तो उसने इस चीज से फोकस हटा के अपना चंदन पर ज्यादा जोर दिया, जिसके बाद उसने आने वाले सालों में 10,000 टन से भी ज्यादा चंदन की लकड़ी को स्मगल किया, जिसकी कीमत आज के वक्त में 500 से 600 करोड़ रुपए तक होती है। और तस्करी के साथ ही अब वो ऐसे फील्ड में कदम रखने वाला था जहां से उसका नाम और उसका खौफ पूरे देश में फैल गया था। उसने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। आप लोग राजकुमार के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े सुपरस्टार माने जाते थे। और उन्हें 30 जुलाई साल 2000 में वीरप्पन ने राजकुमार को कर्नाटका के गजनार गाँव, उन्हीं के गाँव से किडनैप करके फिरौती की एक बहुत ही बड़ी डिमांड रखी। ये केस इतना बड़ा बन गया था कि साउथ इंडिया में सबकी नजरें इस पे थी। लोग डर गए थे कि अगर एक सुपरस्टार को भी वीरप्पन ने टारगेट कर लिया है तो आम जनता का क्या होगा। इस किडनैपिंग का सिर्फ एक मकसद था, पैसा और शोहरत, जो उसे खूब मिली। सरकार ने बहुत सारी पुलिस और एसटीएफ की मदद से राजकुमार को छुड़ाने और बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल में छुपा वीरप्पन और उसकी गैंग के सामने उनकी कुछ नहीं चल पाई। बहुत सी बातचीत के बाद राजकुमार को 108 दिन बाद रिलीज किया गया, लेकिन ये केस वीरप्पन को नेशनल और इंटरनेशनल फेम में ले आया था, जिसमें एक्टर राजकुमार को
छोड़ने के लिए वीरप्पन की गैंग को 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फिरौती दी गई थी और पूरा दक्षिण भारत इस खतरनाक डाकू से डरा हुआ था जो कभी भी किसी को भी कभी भी किडनैप कर सकता है अपनी मर्जी पर, चाहे वो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार हो या कोई बहुत बड़ा नेता हो। वीरप्पन एक मास्टरमाइंड था। उसका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे जंगल के हर घाटी हर रास्ते के बारे में पता था। वो अलग अलग जानवरों की आवाज भी निकाल सकता था। अपनी पूरी जिंदगी जंगल में बिताने के बाद उसे जंगल में पकड़ना लगभग नामुमकिन होता था। वो एक जानवर से भी ज्यादा अच्छी तरह से कैमोफ्लेज और छुप सकता था और साल 2001 तक वीरप्पन 2000 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप कर चुका था, जिसके चलते उसने 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सिर्फ फिरौती से कमाए थे। पर अब वीरप्पन से तमिलनाडु सरकार परेशान हो चुकी थी और उन्होंने वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया और उसके ऊपर की प्राइज मनी को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया था, जो भारत के इतिहास में दाऊद इब्राहिम के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा थी। और उसके इस आतंक और डर को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, STF बनाई गई, जिसके लीडर बनाए गए IPS के विजय कुमार। IPS विजय कुमार ने वीरप्पन के बारे में अपनी रिसर्च करनी शुरू की और 10 महीने के खोजबीन के बाद उन्हें कुछ लोकल गांव से वीरप्पन की कमजोरी के बारे में पता चला। अब तक 50 साल से ज्यादा की उम्र का हो चुका वीरप्पन की आंखों में कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद हो चुका था और उसे कुछ भी बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देता था और उसका इलाज कराना बहुत जरूरी था। और जब इस चीज के बारे में उन्हें पता चला तो के विजय कुमार ने एक जाल बिछाया जिसका नाम था ऑपरेशन कुकून। अपने एक इन्फॉर्मर से विजय कुमार को पता चला कि वीरप्पन अपना इलाज कराने के लिए तमिलनाडु के सेलम के एक छोटे से हॉस्पिटल में जा रहा है और तब उन्होंने 2 STF कमांडोज के साथ एक एम्बुलेंस को उसे लेने के लिए भेजा। दरअसल के विजय कुमार के 2 इन्फॉर्मर थे और वो दोनों ही वीरप्पन के 2 गैंग मेंबर्स थे जिन पर वीरप्पन बहुत भरोसा करता था और इसीलिए वो उनके साथ एम्बुलेंस में चला गया। रात का वक्त था और जैसे ही एम्बुलेंस बीच जंगल में जा रही थी तभी 2 ट्रक्स ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों कमांडोज और इन्फॉर्मर एम्बुलेंस से भाग गए। लाउड स्पीकर पर वीरप्पन को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन वीरप्पन इस तरह पकड़े जाने वाला नहीं था और उसने अपने 3 साथियों के साथ फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब देते हुए STF की टीम ने 20 मिनट्स के अंदर अंदर एम्बुलेंस पर 338 गोलियां चला दी और वीरप्पन और उसके 3 साथी मारे गए। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बदमाश और खतरनाक आदमी 18 अक्टूबर 2004 को मारा गया और ये खबर फॉरेन और इंटरनेशनल मीडिया में भी कवर की गई थी। 14 साल की उम्र में इस तस्करी में आया वीरप्पन 38 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में दहशत फैलाता रहा, लेकिन अब ये दहशत खत्म हो गई। वीरप्पन की मौत की खबर पूरे दक्षिण भारत में खुशी की लहर जगा गई और STF के सभी मेंबर्स को सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था। हालांकि वीरप्पन की मौत को लेकर बहुत से डाउट भी हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वीरप्पन शांति से सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उसके पीछे बहुत से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और कुछ बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर्स का हाथ था और अगर उनके बारे में दुनिया को पता चल रहा तो उनकी इमेज खराब हो जाती। इसी वजह से उसे जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं था और इसी कारण से उसे जानबूझ के मारा गया। लेकिन इसकी असलियत में बात क्या है, ये तो वीरप्पन के साथ ही उसके बॉडी में उसके साथ चली गई। अब इस बात की सच्चाई क्या है ये हमें कभी भी पता नहीं चलेगी और अब ये बात भले 20 साल पुरानी हो गई हो, लेकिन वीरप्पन आज भी भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक माना जाता है, जिसने अगर आप देखें तो शोले पिक्चर में अगर आपने गब्बर सिंह को देखा होगा तो इसने गब्बर सिंह को ही पार कर रखा था हर मामले में। तो दोस्तों यही थी वीरप्पन की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे जंगल का किंग कहा जाता था, लेकिन वो अपने ही खौफ के जंगल में खुद कैद हो गया और उसी जंगल में मारा गया। जो अपने टेरर का राजा तो बना, लेकिन अपनी रियासत उसकी एक दिन बिखरी गई। और जो कहते हैं कि चाहे बुराई जितनी भी बड़ी हो एक दिन उसका अंत जरूर होता है, तो ये चीज एंड में जाके सही साबित हुई। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।